हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक नए टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 100% ओरिजिनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 65 सवालों का यह पूरा टेस्ट होने जा रहा है और आप सभी का सही करने का टारगेट भी होगा। 65 सवाल में से 45 सवाल का आपको टारगेट मिल रहा है, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप सभी का भी टारगेट 8 जून होने वाले हैं तो आज के इस नए टेस्ट को जरूर हल करेंगे, क्योंकि साथियों जिस तरह से यूपी पुलिस के पेपर में सवाल देखने को मिलता है, पिछले सालों में जिस तरह से पेपर हुआ था 2 बार, उसी तरह सारे सवाल होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तराशा हुआ है, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है। तो साथियों आज 27 मई हो चुका है और पेपर की शुरुआत 8 जून से होने जा रहा है, यानी आपके पास केवल 11 दिनों का समय बाकी है। तो साथियों यहां से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, नए नए टेस्ट को लगाना है, जिस तरह से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो साथियों एक तरह से 8, 9 और 10 जून का एक पेपर जैसा हम लोग पेपर को हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति संभावित रहने वाले और लगातार हम आपके लिए 100% उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहे हैं कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ओके, तो चलिए इस क्लास को भी देखते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, तो साथियों स्कोर जरूर करिएगा कि आज के इस नए टेस्ट में 65 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर बना, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? पहला ही सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 8.6% था। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? जैसे विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं और रीट जारी करने की शक्तियां। सवाल आप सभी से क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? तो याद रखेंगे रीट जारी करने की जो शक्तियां होती है वो राज्यपाल में निहित नहीं होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण बाधित हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण बाधित हो गई थी? हर क्लास में ये सवाल बताते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था, इसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। कब हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना? 1961 से लेकर 66 तक चला था। टाइम पीरियड भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से चिन्हित है? तो साथियों कौन सा जलवायु क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों से चिन्हित है? तो उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तंजावुर चतुष्क को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? तो भरतनाट्यम को भाई। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथक जैसे यूपी से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल से संबंधित है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है भाई? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक राज्यों का संघ है भारत संविधान के अनुसार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किस पर विस्तार से बताता है? संविधान का अनुच्छेद 74 किस पर विस्तार से बताता है? तो सर जी ये तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसके बारे में विस्तार से बताता है जो संविधान के अनुच्छेद 74 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए मेरे दोस्त यानी कि 5 मॉक टेस्ट आ चुका है भाई। इसके अलावा आप सभी को फ्री पीडीएफ में मिलने वाले हैं, प्लस सारे क्वेश्चन का सलूशन मिलने वाला है। जब साथियों आप ये पूरे 5 मॉक टेस्ट को लगाएंगे, ये पूरा आपको 38 सवाल जीके रहेगा इस टेस्ट में, 37 सवाल आपको हिंदी का मिलने वाले हैं, 38 सवाल आपको रीजनिंग का मिलने वाले हैं और 20 सवाल गणित का मिलने वाले हैं। यानी 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। जैसे आप परीक्षा हाल में 1 घंटे 20 मिनट पेपर देंगे, तो उसी तरह साथियों ये पूरा 5 मॉक टेस्ट टाइमर के साथ चलने वाला है। जब आप पेपर को सबमिट करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, रैंक आप सभी को मालूम चलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को जांचेंगे। इस टाइम आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट को ही लगाना है। अभी तो साथियों हमने आपके लिए केवल 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है। एग्ज़ाम से पहले मुश्किल से 5 जून तक और 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 10 मॉक टेस्ट आप सभी खुद से लगाना है। यानी कि पूरे 1500 क्वेश्चन को तैयार करना ही करना है किसी भी हाल में। जैसे साथियों ये 5 मॉक टेस्ट, इसके अलावा ये पूरे 5 मॉक टेस्ट के आपको अलग से सलूशन भी मिलने वाला है। ऐसा कोई नहीं करा, केवल आपके लिए मेरे दोस्त कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आपको अपनी तैयारी मालूम हो सके। इसलिए साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप अपना ईमेल आईडी, नाम और नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करके मात्र 49 रुपीज़ पे करके मेरे दोस्त, मात्र 49 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन को हल करिए टाइमर के साथ। स्टार्ट टेस्ट करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबमिशन आपको नहीं करना है। जब से पूरा 120 मिनट समाप्त नहीं हो जाएगा तब से आप पेपर को सबमिट नहीं करेंगे। और इसके अलावा साथियों हम आपको 5 टेस्ट फ्री भी करेंगे, जिसमें आपको यूपी, जीके, हिंदी, मैथ मिलेगा। उसका चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और भी कोई भी डाउट आपके मन में आती है तो नीचे आपको ईमेल आईडी दिया रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल 2 स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट किए थे, तो उसी तरह साथियों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी दिया गया, वहाँ से भी लगाइए। साथियों आपको परीक्षा हाल जैसा फील होगी इस पेपर को हल करने के लिए। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा, फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला, जिसमें आपको जीके, हिंदी, यूपी, जीके, करंट अफेयर, मैथ, एक एक क्वेश्चन मिलने वाले। तो जल्दी करिए साथियों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसे लीजिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए और एक सीट इस बार सुनिश्चित करिए। ओके, केवल आपके लिए हो रहा है भाई कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो ध्यान रखेंगे 10 अनुसूचियां थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, किस प्रकार का उद्योग पौधों और जानवरों के प्रजनन और गुणन को बिक्री के लिए करता है? तो साथियों किस प्रकार का उद्योग पौधों और जानवरों के प्रजनन और गुणन को बिक्री के लिए करता है? तो याद रखेंगे आनुवांशिक उद्योग करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था, लेकिन इसे किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? इस डेटा को भी याद रखेंगे, 1911 में रद्द कर दिया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप इनमें से कौन सा है? तो कथक भाई, यानी उत्तर प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ये फेमस है भाई, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और एक आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसे भी याद रखें। कथकली हमने आपको बताइए केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? तो साथियों संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, उड़ीसा का धनु यज्ञ उत्सव जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, किस पर आधारित है? उड़ीसा का धनु यज्ञ उत्सव जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, यह किस पर आधारित है? तो याद रखें कृष्ण लीला पर आधारित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, तमिलनाडु के लोगों द्वारा बॉम्बे की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था जो कर्नाटक संगीत की गायिका हैं? बताइए,
तमिलनाडु के लोगों द्वारा बॉम्बे की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? जो कर्नाटक संगीत की गायिका हैं, तो याद रखेंगे जयश्री रामनाथ को किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो साथियों ये अथर्ववेद से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो याद रखें हरियाणा राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1985 में स्थापित किया गया था भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो साथियों कौन सा अधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है ये कार्य करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासी आबादी का प्रतिशत क्या था? तो साथियों भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है अफगानिस्तान से आने वाले प्रवासी आबादी का प्रतिशत क्या था? तो 0.2% था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे 8 जून तक, 9 जून तक और 10 जून तक चलने वाली है। उसके बाद जब आपका पूरे 6 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो जाएगा तो पूरे आंसर की के साथ पूरा क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और क्लास को भाई लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि एक ही लाइक हमें चाहिए आपका, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। लगातार आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गतिमान होती है तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गतिमान होती है तो उसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शून्य होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के आधुनिकीकरण लक्ष्य किससे संबंधित होता है? किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना के आधुनिकीकरण लक्ष्य ये किससे संबंधित होता है? तो ये नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो आप याद रखेंगे 1990-91 में की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी नृत्य और नर्तकी नर्तु का उल्लेख है? तो साथियों किस वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है? तो सर जी ऋग्वेद में उल्लेख है नृत्य और नर्तकी का। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है? तो साथियों किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति कौन दूर रखा जा सकता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो निजी से भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतज्ञ थे जो क्या बजाते थे? दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतज्ञ थे जो कि क्या बजाते थे? तो मृदंगम बजाते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? यानी कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा, स्कोर जरूर करिएगा कि इन आपका 65 सवालों में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो विद्यार्थी पास हो गए हों वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए हों वाक्यांश के लिए स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? बताइए। जो विद्यार्थी पास हो गए हों वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए हों वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? जैसे कि असफल, कामयाब, उत्तीर्ण। यानी कि जो स्टूडेंट भाई कक्षा में पास हो जाते हैं तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट क्या यूज करते हैं? उत्तीर्ण हो गए हैं। यानी कि पास हो गए यानी वो सभी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हैं। ये आपका परफेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। हाथ के कागज उड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? हाथ के कागज उड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी कि हाथ के तोते उड़ना मेरे दोस्त। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध शब्द बताइए। संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें साथियों प्रतिक्षण क्या होता है? अशुद्ध होता है भाई। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिक्षण कैसे लिखा जाता है कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्रतिक्षण आप सभी को बताना है भाई। अशुद्ध शब्द सही करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी में आप सभी को बताना है। ओके, यदि आप ये सर्च करने गए तो इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, शुद्ध और अशुद्ध के। तो भाई जितने भी सवाल होमवर्क में देंगे उसको आप हल जरूर करिएगा। ठीक है, एक मैथ का सवाल आपको होमवर्क में मिलने वाला, उसको भी आपको हल करना है भाई। अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा बताइए? तो सनाथ होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिच्छा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। जिसके हृदय में दया नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में दया नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी निर्दय हो जाएगा वो। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो साथियों जिसके हाथ में बीड़ा हो उसको क्या बोलेंगे? बीड़ा पाड़ी बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया है, वाक्य में गैस शब्द कैसा है? रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया है, वाक्य में गैस शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी या देशज है? तो गैस जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। मोहन शब्द में कौन संज्ञा है? तो साथियों मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? बताएंगे आप सभी लोग। तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। वह घर बाहर आया, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह क्या होगा? वह घर में बाहर आया कि वह घर से बाहर आया? बताएंगे आप सभी लोग। तो सर जी वह घर से बाहर आया, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वह घर ने बाहर आया ये तो गलत लग रहा है। वह घर में बाहर आया ये भी गलत है। वह घर पर बाहर आया ये गलत है, यानी वह घर से बाहर आया। ये रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह है, पहला ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताइए साथियों पेड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बताएंगे आप सभी लोग। जैसे देखिए तरु है, बीटा भी है, पादप है, लेकिन आशय तो नहीं है। आशय का मतलब क्या हो जाएगा? इरादा हो जाएगा। इरादा हो जाएगा और मतलब हो जाएगा। उसके बाद आपका उद्देश्य होता है, तात्पर्य होता है। ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द होंगे आशय के। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। डैश प्रमुख भारतीय व्यंजन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम क्या होगा? बताइए साथियों।
इसमें से प्रमुख भारतीय व्यंजन, वो भी साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है आप सभी को, यानी क्षीर, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। बताइए साथियों, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प आपको बताना है। उपस्थिति की जगह क्या होगा, जैसे कि सवाल को समझिए, भाव का, सवाल के भाव को समझिए। जैसे देखिए, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, यानी साथियों आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, यानी कि उपस्थिति के स्थान पे क्या होगा, सहायता होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या होगा। तो साथियों कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या होगा, तो कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द होगा अपकीर्ति। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य बताइए। तो साथियों बहुवचन से संबंधित वाक्य इनमें से कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन, कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हैं, बिल्कुल महिला बाजार जर, ये तो एक वचन है भाई। कल कोई महिला आई थी, एक महिला आई है, यानी कुछ महिलाएं बाहर खड़ी, ये बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। जो सदा से चला आ रहा हो, तो बताइए इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो सदा से चला आ रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे, तो चिरंतन बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। देखिए केला, ये भाई विदेशज शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, जिसका आचरण अच्छा न हो वाक्य हेतु सार्थक शब्द बताइए। जिसका आचरण अच्छा न हो तो उसको क्या बोलेंगे, यानी दुराचारी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। जब सर्दी लगे तब रजाई ओढ़ लेना। तो साथियों जब सर्दी लगती है तो हम क्या ओढ़ लेते हैं, पर्दा ओढ़ लेते हैं कि तौलिया ओढ़ लेते हैं कि चादर की कंबल। जब सर्दी लगे तब कंबल ओढ़ लेना है, ये आपका सर्वोचित विकल्प है, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्न में से अप्सरा का पर्याय कौन सा नहीं है। तो साथियों अप्सरा का पर्याय कौन सा नहीं है। देखिए अप्सरा का जैसे सुर सुंदरी है भाई, देवांगना भी है, देवबाला है, लेकिन वामा नहीं है अप्सरा का पर्याय। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है। जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो साथियों ये नंबरों का श्रृंखला आ गया, यानी रीजनिंग के सवाल आ गए। अब साथियों रीजनिंग का सारे सवालों को आप खुद से हल करेंगे, एक भी सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। हल करके आप सभी बताएंगे क्या दिया है। 109, 119, 130, 142, 155, बताइए क्या आएगा। नंबर तो बढ़ रहे हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 109 से 119 तो +10 हुआ है। 119 से 130 यानी साथियों इसमें +11 हुआ है। 130 से 142 +12 हुआ है। 142 से 155 +13 हुआ है। तो देखिए 10, 11, 12, 13, तो हम 155 में तो +14 कर देंगे। 155 में 14 जोड़ी कितना आएगा, 169 आएगा। यानी साथियों यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, 169 आएगी, यानी 169, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगले सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये समीकरण दिया है, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा रखना है, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस रखना है। चलिए हल करिए। पहले इस समीकरण में आप इसको अप्लाई करेंगे, उसी के बाद आप बोर्ड में स्कीम लगाएंगे, ध्यान रखिएगा।
चलिए तो समीकरण को पहले हम बना लेते हैं। 88 देखिए भाग किस में बदलना है, प्लस में, ठीक है। 7 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को माइनस में बदलना है। 4 के बाद देखिए माइनस तो माइनस को गुणा में बदलना है। 21 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को भाग में बदलना है। ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। 88 + 7 - 4 गुणा 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार में। 88 + 7 - 1 सेकेंड, ये देखिए 7 × 28 हो जाएगा। क्लियर। 88 और 7 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 88 और 7 को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है और ये -28 है, कितना आएगा 5 में से 8 यानी 5 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल। 15 में से घटा 7, 7 और 8 में से 2 घटा 6 यानी 67 आना चाहिए। 67 जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। डाउट लेकर आप सभी को नहीं चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। GHIJMN और O एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो साथियों एक वृत्ताकार मेज जैसे हैं, कितने लोग बैठे हैं भाई, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 7 लोग देखिए बैठे हैं। मैं वो सभी ये वृत्त का केंद्र बीच में हो गया ऐसे। 7 लोग को इसमें बैठाना है, 3 4 5 6 7। अब साथियों ने एक एक लाइन को हल करेंगे, एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे। ये सवाल करने का तरीका है। देखिए क्या दिया सवाल कि यम के बाईं ओर से गिनने पर आई और यम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो साथियों देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए, जैसे देखिए यम के बाईं ओर से गिनने पर आई और यम के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो आपको आई और यम के बीच में किसी एक व्यक्ति को बैठाना है। किसको बैठाना है ये किसी को नहीं मालूम है। यानी कि साथियों हम आई को यहां कर देते हैं, यम को यहां कर देते हैं, तभी तो यम के बाईं ओर से देखिए, यम के बाईं ओर से, ये बात याद रखिएगा, आई और यम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठ रहा है, ठीक है। यदि हम साथियों आई मान के चलिए कि एम को यहाँ बैठा दे, आई को यहाँ बैठा दे तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए यम का दाहिना साइड इधर हो यानी राइट साइड इधर हो जाएगा, क्योंकि सभी वृत्त के केंद्र की तरफ देख रहे हैं कि यानी उनका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम कहाँ बैठाएं, तो आई को हम यहाँ बैठा दिए, क्योंकि यम के बाईं ओर से गिनने पर आई और यम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा का लाइन देखिए, ओ के दाईं ओर से गिनने पर जी और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस बार साथियों ओ के दाईं ओर, तो ऐसा काम करिए ओ को यहाँ बैठाइए, इस बार ओ के दाईं ओर गिनने पर जे और ओ के बीच में, यानी साथियों कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी कि साथियों जे यहाँ पे आ जाएगा भाई। तभी तो देखिए ओ और जे के बीच में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। कौन कौन अभी किसी को नहीं मालूम, आगे जब हम सॉल्व को पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए यच जो है ना वो जे का निकटतम पड़ोसी है, जे का निकटतम पड़ोसी यच है, तो यच को यहाँ बैठा दिया जाए। जे ऑलरेडी बैठा है, सवाल बोला है कि यच जो जे का निकटतम पड़ोसी है, तो जे और यच आपस में निकटतम पड़ोसी हो गए, ठीक है। अब तो अंतिम लाइन आ गया भाई, अभी 2 लोग नहीं बैठे हैं। कौन कौन नहीं बैठा है भाई, अक्षर जैसे आपका देखिए जी नहीं बैठा तो जी को यहाँ बैठा दीजिए, और एक साथियों यन नहीं बैठा तो यन को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है, जी की दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बताइए साथियों। देखिए जी तो हमने अंतिम बैठा था, जी यहाँ है, यन यहाँ पर है, तो जी की दाईं ओर यानी इधर पहले स्थान पे यम बैठा है, दूसरे के स्थान पे ओ बैठा है, तीसरे के पे यन बैठा है। सवाल क्या पूछा है, जी की दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो सर ये यन बैठा है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवालों को हल करेंगे आप लोग। क्लियर, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KIFG HFCD संबंधित है, उसी प्रकार AYVW यक्स भी ST से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CAXY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हल करिए। जब साथियों इस तरह का सवाल आपके पेपर में आए तो केवल आप सभी को एक का रिलेशन पता करना है, सबका रिलेशन आप पता नहीं करने जाएंगे, नहीं तो टाइम आपको वहीं पे वेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे जी होता 7, डी होता है आपका 4, तो इसमें देखिए -3 कर दिया। एफ होता 6, सी होता 3, तो इसमें -3 कर दिया। आई होता 9, एफ होता 6, इसमें -3 कर दिया। के होता 11, एच होता 8, तो इसमें -3 कर दिया। यानी कि इसमें रिलेशन देखिए -3 का लगा है। जब आप ना
ए वाई भी डब्ल्यू का रिलेशन यक्स भी एस टी से बनाने गए तो आपका रिलेशन -3 का मिलेगा। यानी कि अब डायरेक्ट हम लोग ना सी ए एक्स वाई में -3 का रिलेशन लगाएंगे। सी ए एक्स वाई, जैसे सी 3 होता है तो 3 माइनस करना है, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 पे हमेशा जेड आता है। अब देखिए ए को यहाँ पे साथ हम 27 मानेंगे, क्योंकि भाई यदि हम ए को 1 मानेंगे और -3 करना तो घट नहीं पाएगा ना, तो डायरेक्ट आप 27 मान लीजिए। 27 में से 3 घटाएंगे 24, 24 पे कौन आता है, यक्स आता है, यक्स 24, 24 में से 3 घटाएंगे 21, 21 पे यू आता है। वाई होता है 25, 25 में से 3 घटाएंगे 22, 22 पे कौन आता है, भी आता है। यानी क्या हो जाएगा, जेड एक्स यू भी। कौन सा ऑप्शन है, जेड एक्स यू भी, सी ऑप्शन। देखिए सी ए एक्स वाई का रिलेशन क्या बनेगा, जेड एक्स यू भी बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली है। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में CAMS को 8137 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और MACK को 1238 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में के लिए कूट क्या होगा। हल करिए। तो साथियों इसमें क्या दिया, CAMS 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है, 8137। और उसके बाद MACK इसमें 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी अलग 4 कोड किया है। पूछा क्या, के का कोड। तो साथियों जब सिंगल पूछता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। के का जो पूछा रहेगा उसका कॉमन चेक करेंगे। जैसे देखिए CAMS में तो के है नहीं भाई, मैक में के है, इसी में के है, यानी कि हमारा आंसर तो इसी मिलेगा। जब हमारा आंसर इसी 1 2 3 8 मिलेगा तो जो साथियों दूसर का है CAMS इसमें भी क्यों ना साथी 1 3 7 8 रहे। तो आप देखिए जैसे कि आप CAMS में देखिए 8 है, ऑप्शन में देखिए 8, तो इसको काट दीजिए। फिर साथियों देखिए 3 आपका CAMS में है, ऑप्शन में 3 है तो काट दीजिए, क्योंकि भाई इसमें हमारा आंसर नहीं आएगा। CAMS में 1 है, इसमें भी 1 है तो काट दे। अब बच रहा कौन सा ऑप्शन में, केवल 2 बच रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा के का कोड। क्लियर। पहला मेथड तो ये है। दूसरा का मेथड एलिमिनेट का। जैसे देखिए दूसरा का मेथड एलिमिनेट कैसे करेंगे, के का कोड पूछा है तो देखिए CAMS में है नहीं तो एलिमिनेट करेंगे। 8 जैसे इसमें है तो 8 इसमें कट जाएगा, ठीक है। 1 इसमें है, 1 है, कट जाएगा। 3 आपका इसमें है, 3 इसमें कट जाएगा। देखिए CAMS में 7 बच रहा है, MAC में 2 बच रहा है, तो जिसमें के रहेगा उसी में आंसर आएगा, जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आएगा ना। तो के किस में, मैक में, तो एक कोड देखिए 2 बचा के 2, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी आप इसे भी हल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। यदि शब्द कार्डलेस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, बताइए साथियों। कार्डलेस को आपको ना अंग्रेजी अक्षर के क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे पहले देखिए CARD LS ये दिया आपका, तो सबसे छोटा कौन है, ए हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। D के बाद E भी दिया है, E के बाद LRS। अब बताइए सदी कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहा है। जैसे C से देखिए बदल गया, A से C बदल गया, R से D बदल गया, D से E बदल गया, L अपने सेम पोजीशन पे हैं, E से R बदल गया, S N अपने सेम पोजीशन पे। यानी 2 अक्षर साथियों अपने सेम पोजीशन पे हैं, अपने स्थिति को अपरिवर्तित कर रहे हैं भाई। एक L और X हो जाएंगे, S हो जाएंगे, यानी 2 लोग। डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए इसमें आप सभी को किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 823 822 820 817 813, क्या आएगा। तो साथियों 823 822 820 817 813। आप 8 भी नहीं लिखते तो भी आपका आंसर मिल जाता, लास्ट में बस 8 जोड़ देते थे। जैसे देखिए 23 से 22 -1, 22 से 20 -2, 20 से 17 -3, 17 से 13 -4, यानी कि इसमें रिलेशन देखिए -1 -2 -3 -4, यानी साथियों कि 813 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 808 आ जाएगा। कितने लोग का पहला ऑप्शन आ चुका है भाई, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सभी स्टूडेंट, और क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर करेंगे दबा कर भाई।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक और सवाल देखिए, एक विशेष कोड भाषा में DAMS को 7803 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, मास्क को 0386 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में के लिए कोड क्या है बताइए। तो साथियों DAMS 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है, क्लियर। मास्क है, इसका कोड 0386। पूछा गया के, इस बार भी देखिए के का कोड पूछा है। जो इससे पहले सवाल को हल किया तो इसमें भी के का ही कोड पूछा था ना। जैसे देखिए के कॉमन चेक करेंगे, डैम में देखिए के है नहीं, मास्क में के है, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। यानी कि देखिए साथियों 8 देखिए डैम में है, ऑप्शन में भी 8 काट दीजिए, 0 डैम में है और ऑप्शन में 0 काट दीजिए। उसके बाद देखिए 3 डैम्स में 3 है, ऑप्शन में 3 है, काट दीजिए। बच रहा कौन सा, बी ऑप्शन 6। तो के का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। जैसे देखिए 0 मास्क में तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई, 3 देखिए मास्क में है, 3 आपका डैम्स में है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा का मेथड जब अप्लाई करेंगे तो 8 देखिए इसमें भी है, 8 इसमें कट जाएगा। बच रहा कौन सा, 6 बच रहा है। तो आपका आंसर है के, क्योंकि इसी में मास्क वाले में, डैम्स में के है नहीं। क्लियर। अब तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा भाई बहुत अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा बताइए। चौथा अनुपात निकालने के लिए पहले समीकरण को हम बना लेते हैं ना। 30 अनुपात 120 डबल अनुपात 15 अनुपात चौथा निकालने के लिए आप P मान लीजिए। आप x तो कई बार मानते हैं लेकिन अब हम P मानेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 30 का मल्टीप्लाई P में हो जाएगा और 120 का मल्टीप्लाई 15 में होगा। ऐसे निकालते हैं ना भाई, A का मल्टीप्लाई D में होता है, B का मल्टीप्लाई C में होता है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 120 गुणे 15 अपान में 30 भाग करा देगा भाई। तो 30 चौका 120, 15 चौका 60, यानी चौथा अनुपात कितना होगा, 60 होगा, जो कि सातों इसी ऑप्शन ही सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तो साथियों एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, घन की जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है। पहले तो आप जानते हैं जो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को मालूम है 4e² होता है। अब ए का वैल्यू देखिए, ए जो होता है ना साथियों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ए आपका लंबाई होता है, ठीक है, ए आपका लंबाई होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू देखिए 14 दिया है, यानी कि जब 4a² होता है यानी 4 इंटू ए का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणे 14 का स्क्वायर आप सभी को मालूम होगा 196 होता है। इसको हल करिए, 4 6 24 के 4 2, 4 9 36, 2 38 काट 3, 4 1 कम 4 3 7, यानी 784 होगा। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार डाउट इस सवाल में बिल्कुल नहीं ना। नेक्स्ट अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। 42 + 43 - 6 का 4 गुणा 45 भागे ब्रैकेट में 7 - 2 ब्रैकेट बंद, इसका मान कितना है। हल करिए भाई, कौन कौन इस सवाल को हल करेगा भाई। तो साथियों देखिए इसको हल पैसे के पहले तो ब्रैकेट को हल कर लेते भाई। 42 + 43 - 6, अब का मतलब क्या होता है, गुणा है तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसका 4 फिर गुणा दिया ही आपका ब्रैकेट में 45 भागे। अब साथियों हम डायरेक्ट हल करें तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 7 में से -2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इतना सवाल हल हो गया हमारा। अब देखिए ठीक है, फिर उसका देखिए 42 + 43 - 6 गुणे 4 गुणे, अब 5 का भाग भाई 45 में देंगे तो 9 बार में आएगा। क्लियर। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट ये क्लियर होगा। अब देखिए 42 + 43 माइनस यहाँ से साथियों 6 चौका 24, 6 चौका 24 होगा ना, 24 × 9, ठीक है। 42 + 43 माइनस कितना होगा, 9 चौका 36 का 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216। क्लियर। अब साथियों पहले प्लस को जोड़ेंगे, 42 और 43 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 2 5,
4 4 8 85 माइनस 216 करना होगा भाई। बताइए, माइनस में आंसर भी दिया है, देखिए ऑप्शन देखिए माइनस में दिया है, यानी 216 में से 85 घटाइए, जितना आएगा माइनस लगा दीजिए। तो 6 में से 5 घटा 1, 21 में से 8 घटाते तो हमारा 13 आता है ना, यानी कि माइनस 131 आंसर आएगा, माइनस 131 बी ऑप्शन। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? बताइए साथियों, ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है? पहले तो ये आप जाने कि 11 का विभाज्यता नियम कहता क्या है। संख्या में क्या साथियों, संख्या में विषम स्थान वाले अंकों का योग, जितने भी देखिए जैसे ये 2 6 5 1 हैं, इन विषम स्थान वाले अंकों का योग। तो इसमें विषम कौन कौन से हो गया? एक तो देखिए 5 हो गया, एक 6 हो गया, 5 1 6, अब 5 हो गया प्लस 1 हो गया, इनका योग और सम स्थान वाले अंकों के योग का मान, इनका अंतर, यानी साथियों देखिए 2 और 6। 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि संख्या में विषम स्थान वाले अंकों का योग, जितना भी विषम स्थान वाले अंक है इनका योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, वही आपका 11 से विभाज्य होगा। तो इसको आप जोड़िए, 5 1 6 माइनस 6 2 8, ये कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो इनका अंतर निकालेंगे, यानी कि साथियों पहला ही ऑप्शन आपके अनुसार तो हो सकता है मेरे दोस्त। क्यों? सवाल बोला है कि 11 की विभाज्यता नियम क्या कहता है? संख्या में विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? हल करेंगे आप सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे? 5 शर्ट का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस जो है वो 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से साथियों हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए, सीपी और एसपी है, कास्ट प्राइस आपका और सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से 5 सीपी हो जाएगा बराबर 3 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से जब सीपी अपान में एसपी करेंगे तो कितना होगा? 3 और 5 में 5 हो जाएगा भाई, यानी कि कास्ट प्राइस 3 हो गया और सेलिंग प्राइस 5 हो गया, यानी कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं, यानी 2 रुपये का तो हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है ना भाई, क्योंकि 3 रुपये कोई सामान हम खरीद रहे हैं। कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है जिस वस्तु पे हम जो सामान खरीदते हैं जिस मूल्य पर, यानी 3 रुपये आप खरीद रहे हैं और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो बेचा जाता है, यानी 5 रुपये का हम सामान को बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का हमें फायदा होगा ना। 2 रुपये का फायदा होगा किससे? जो हमने खरीदा है 3 रुपये से। प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा भाई? अब आप बताइए कि 200/3 कितना होगा? आप सभी को मालूम होना चाहिए भाई अच्छी तरीके से। तो कितना होता है? 200/3 यानी 66 आपका 66% होगा ना भाई, डी ऑप्शन। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। बताएंगे इस सवाल का आप सभी को किसी प्रकार डाउट इस सवाल में? सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई किसी प्रकार डाउट तो जरूर बताइए, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। 420 + 64/8 - 3 × 2 का मान कितना होगा? इसको हल किया जाए भाई। 420 + 64/8 - 3 × 2, जैसे 420 है प्लस 8 का भाग 64 में ले जाएंगे तो 8 बार में माइनस 3 दूना 6 आ जाएगा। 420 और 8 कितना होगा? 428। 428 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 422 आएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल था। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी जो मार्केट प्राइस है और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4752 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? बताइए साथियों, हल करिए। इसमें देखिए एमपी कितना दिया यानी मार्केट प्राइस 6600 रुपये दिया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 4752 दिया है। क्लियर? तो साथियों फार्मूला जब छूट प्रतिशत दे तो फार्मूला जब एमपी और एसपी दे तो फार्मूला क्या होता है? एमपी - एसपी अपान में एमपी
गुणा 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग छूट प्रतिशत निकालने के लिए, जब आपका एमपी दिया और एसपी दिया हो तो। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, जैसे एमपी कितना दिया 6600 माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4752 दिया है, फिर एमपी है यानी 6600, इसको हल करिए कितना आएगा 6600 में से 4752 को घटाना है तो कितना होगा, जैसे 4752 है तो इसमें 48 जोड़ देंगे तो भाई वो 4800 हो जाएगा। 4800 से 66 1848 होगा भाई, यानी कि 6600 में 4752 को घटाएंगे तो कितना होगा 1848। अब साथियों बटे में आप यहाँ पे क्या कर देंगे 6600 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना है गुरु, 00 से 00 कैंसिल। अब 6600 का भाग आपको देना है 1848 में, 66 दूना कितना होता है 132 होता है ना, 132 66 दूना यानी कि 2, अब 66 दूना 132, 184 में से 132 घटाए कितना आएगा आपका आएगा 52 आएगा है ना, 52 और 8 यानी 528, 648 8 6 48 54 यानी 8 बार में, यानी साथियों कितना आएगा 28% आएगा भाई। तो छूट प्रतिशत कितना हो, जब एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 6600 और 4752 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा 28% का होगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये पूरा 65 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 65 सवाल में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट बताएंगे तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो चुका होगा। तो साथियों लगातार इसी तरह क्लास हो रही हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति संभावित करवा रहे हैं, तो डेली क्लास करनी, हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप लगाइए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया भाई, आप जाकर उसको लगाइए, सॉल्व करिए, जिससे आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। समय अब नहीं है भाई, उसी मॉक टेस्ट आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि रामबाण प्रश्न होने वाले, छपने वाले प्रश्न सीधे आपके शिफ्टों में। तो उसको आप लगाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लीजिए। ओके, तो चलिए साथियों इस क्लास को भी यही पर समाप्त करते, मिलते को नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।